Hello everyone, this is Manisha and this is my another video on first law of thermodynamics. लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। और डी यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, और डी क्यू हीट, और डी डब्ल्यू क्या है, आपका वर्क डन है। तो हमने ये कहा था कि इंटरनल एनर्जी के बारे में कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैसा है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। और ये क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है, ये कैसा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है। और इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने बताया था कि इंटरनल एनर्जी का इन जनरल कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की कई सारी एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल वाइब्रेशन के बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, और भी क्वांटम एनर्जीज़ के लेवल पे कई सारे टर्म जुड़े होते हैं एनर्जीज़ के। तो हमें यहाँ पे बेसिकली अगर कैलकुलेट जो करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और थर्मोडायनेमिक्स में हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैसे सिस्टम से डील करेंगे, गैसियस सिस्टम से, वे सारे सिस्टम जो गैसियस हैं। तो और बेसिकली हम बात करेंगे ज़्यादातर इन जनरल आइडियल गैस के बारे में, ठीक है, आइडियल गैस। तो देखिए यहाँ पे आइडियल गैस में अगर हम आइडियल गैस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेल्टा टी है वो क्या है, आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सी वी जो है आपका है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, और एन जो है आपका नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल। तो ये हो गया आपका ऐसे फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर स्मॉल चेंजेस की बात हो, जब अगर स्मॉल चेंज की बात हो तो आप क्या करेंगे, इसको डी यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर स्मॉल चेंजेस के लिए। अब देखिए जो यहाँ पे ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, अब ये कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे F इक्वल्स टू सॉरी सी वी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका F/2 इंटू आर। ओके, अब देखिए F जो है यहाँ पे क्या है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एफ क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की जो वैल्यू है, एफ इक्वल्स टू क्या होगा आपका 3 होगा, किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू F इक्वल्स टू 3। जैसे मोनो एटॉमिक का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक ही एटम हो, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी गैसेस के बारे में, ठीक है। अब F इक्वल्स टू आपका 5 हो जाएगा फॉर डाया एटॉमिक के लिए, डाया एटॉमिक, जैसे कि N2, S2, इस तरह के गैसेस के लिए आपका जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो, ये जो वैल्यू है वो आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर पॉलीएटॉमिक गैस की बात करें तो F की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6 फॉर पॉलीएटॉमिक के लिए, फॉर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। जैसे कि SO3 हो गया, O3 हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा एटम हो तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जब
क्वेश्चन में आपसे पूछेगा इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखेंगे आइडियल गैस सिस्टम के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, CV/F/2 ये गैसेस जितने भी मोनोटॉमिक, डायटॉमिक या पॉलीटॉमिक जैसा भी दिया होगा वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रख देंगे। और R जो है आपका क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो R की जो वैल्यू होती है आपकी, R इक्वल्स टू आपका होता है 8.314 जूल, ठीक है ना, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, पर मोल केल्विन। और अगर आप इसको कैलोरी में लिखना है तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है, पर मोल केल्विन। तो ये R की वैल्यूज हो गई। अब देखिए जो आइडियल गैस का जो केस होता है, उस केस में जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं आया, तो मतलब क्या है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि जो CV की वैल्यू है वो किसी वेरिएबल के टर्म में दे देती है। वेरिएबल का मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए मैंने अभी बताया आपको CV कैलकुलेट करने के लिए F/2R ऐसे करके फॉर्मूला में गैस देख लेंगे कौन सी है, तो उस हिसाब से F की वैल्यू पुट कर देंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि CV इक्वल्स टू T या फिर T², कुछ इस तरह से दे दे कि CV की डिपेंडेंसी क्वेश्चन में ऐसे है, ठीक है ना, मान लीजिए कि CV जो है आपका ऐसा दे दे कि CV इक्वल्स टू T² या फिर T, तो आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये वेरिएबल है आपका, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, और इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे CV की जगह पे T² है तो T² पुट करके जैसे इन नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वैसे करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल इंटरनल एनर्जी के बारे में कि कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनदर टर्म जो है यहाँ पे DU, ठीक है ना, DU नहीं DU के बारे में तो बात होगी, DQ के बारे में। ये क्या है आपका, हीट है, ठीक है ना। तो अब इसे रिमूव करती हूँ। यहाँ पे देखिए हीट के बारे में अगर हम देखें तो अगर हम हीट के बारे में देखें तो ये जो हीट साइन मतलब कैसा साइन रखेंगे, मान लीजिए कि अगर हीट ऐसा आ जाए कि हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर बात ये करें कि हीट सिस्टम को दी जा रही है तो वहाँ पे कैसा साइन हम रखेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होगा कि देखिए जब हीट दिया जाएगा तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। हीट अगर सिस्टम को दी जा रही है तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तब क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे, नेगेटिव साइन। ओके, हीट गिवन बाय द सिस्टम देन साइन विल बी नेगेटिव। ओके, अब देखिए जो ये DQ है या फिर हीट है Q, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल्स टू आपका है mc/dt, ठीक है, mc/dt। और ये फॉर्मूला है आपका वैलिड सबके लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, सबके लिए ये वैलिड है। अब देखिए यहाँ पे M क्या है, मास, ठीक है, M क्या है, मास है। C क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका है dt। अब
आइडियल गैस की अगर हम बात करें कि यहाँ पे पूरे सिस्टम में, क्योंकि हम आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं, तो देखिए आइडियल गैस के लिए यही फॉर्मूला जो Q है हीट का, वो क्या हो जाता है, Q इक्वल्स टू हो जाता है आपका NC dt। ओके, NC dt। अब देखिए N जो है यहाँ पे वो क्या है, N आपका है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल। C आपका वही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए ये जो C की वैल्यू है, C स्पेसिफिक हीट है, ये भी 2 टाइप्स की होती है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आपको ऐसे दे दे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्वेश्चन में हो आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब हम क्या लिखेंगे, CV। और CV को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया F/2 × R, तो यहाँ से तो ऐसे निकाल लेंगे। बट अगर ये दे दे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, मतलब CP की वैल्यू दे, अगर ये आ जाए कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। अगर कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात करें CP की वैल्यू, CP की, तो CP इक्वल्स टू आपका क्या होता है, CV + R, ठीक है। तो CV + R, R की वैल्यू मैंने अभी बताई कि क्या है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ओके। या फिर कैलोरी में अगर रखेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यहाँ से R रख देंगे। और CV कैलकुलेट करने के लिए अगर मोनो एटॉमिक है, डाया एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, तो मैंने वैल्यू बता दी कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से आप हीट को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो हीट और इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन के बारे में बात हो गई। अब अगर हम वर्क डन की बात करें, जो अगला टर्म है यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आपका, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है डेल्टा W, ठीक है। तो ये क्या है आपका वर्क डन, ठीक, वर्क डन, डेल्टा W वर्क डन, तो वर्क डन ये क्या हो जाएगा, जब कभी दिया हो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर सिस्टम पर काम हो रहा है तो कैसा साइन होगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम द्वारा काम हो रहा है, मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, देन कैसा हो जाएगा साइन, नेगेटिव साइन हो जाएगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला है क्या है आपका, -P एक्सटर्नल जो आप प्रेशर इस पे डालेंगे इनटू डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक एक जो टर्म थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट और ये वर्क डन के बारे में, ठीक है। तो वो सबका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एट वेरी लो टेम्परेचर T इज गिवन बाय C = 80 क्यूब, द हीट to be added to rise the temperature of a mass m of the material from T1 to T2 will be। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना हीट जो है इसमें ऐड होगा, जिस मटेरियल का मास m है उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए फ्रॉम T1 to T2, ठीक है। और देखिए यहाँ पे C की जो वैल्यू दिया हुआ है 80 क्यूब। तो मैंने हीट के लिए इन जनरल जो था फॉर्मूला बताया था आपको, Q = mc dt, ओके। Q = क्या था, mc dt।
यहाँ पे डी क्यू इक्वल्स टू एम सी डी टी था। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सी की जो वैल्यू है आपकी क्या है, 80 क्यूब है, मतलब सी क्या है, वेरिएबल है, टी पे पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है। तो नॉर्मली अगर हम वैल्यू रखें एम, सी की जगह पे क्या रखेंगे, ए टी क्यूब इंटू डी टी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ राइज हो रहा है, T1 से T2 पर, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। और इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, T1 से T2 तक, इनिशियल से फाइनल, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे डी क्यू कर देंगे और एम कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है आपका, वेरिएबल क्या है, टी क्यू डी टी, ठीक है। और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखिए T1 लिमिट जा रही है, लिमिट है आपकी T1 से T2 तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी हीट की, डी क्यू, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा Q इक्वल्स टू एम ए, ओके। और ये हो जाएगा आपका T4/4, यही होगा ना, T4/4 इंटीग्रेशन के बाद, और ये हो जाएगा आपका T1 T2। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी Q इक्वल्स टू एम ए MA/4, T2 4, T1 4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आया है 2002 में, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम हीट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ मोल ऑफ डायाटॉमिक गैस इज राइज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय 10 डिग्री केल्विन, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द गैस। अब यहाँ पे क्या दे दिया आपको कि डायाटॉमिक गैस है, और आपको फिर भी वही क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू हमने बताया था कि, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि मोल दिया हुआ है, मास के टर्म में नहीं दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, N CV dt। CV मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे लिखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, बाय 10 डिग्री केल्विन। तो अब देखिए CV मतलब ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू को उसने खुद जनरलाइज कर दिया है क्वेश्चन में कि कैसी है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो और गैस कैसा है, डाया एटॉमिक दिया हुआ है। तो CV कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि जब ऐसे हो क्वेश्चन में, तो डाया एटॉमिक के लिए CV की कैसे कैलकुलेट करेंगे, F/2 इंटू आर। अब F की वैल्यू क्या थी डाया एटॉमिक के लिए, 5 थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 इंटू आर, तो ये CV की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर जो है कहाँ से मतलब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बाय इतना, और 10 डिग्री केल्विन दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है, ठीक। तो और मोल की वैल्यू कितनी है, अब मोल मतलब कि 1 मोल है, ठीक। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका Q बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाई CV की वैल्यू 5/2 R इंटू 10, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में दिया हुआ 10 केल्विन। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 25 R, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। की भी क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये 2007 में पूछा गया है प्रवक्ता चयन परीक्षा में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि सभी कंसेप्ट जो भी हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी के आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू।